न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट को 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दे दी गई है। और इसी बीच एक और खबर सामने आई कि एचआरडी मिनिस्ट्री के नाम को बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत ही इंटरेस्टिंग बदलाव किए गए हैं और इसमें बच्चों की स्किल्स पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। स्टूडेंट्स की स्किल्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हुए ये पूरी एजुकेशन पॉलिसी को तैयार किया गया है। और क्या बदलाव किए गए हैं, क्या है इस पूरी एजुकेशन पॉलिसी में, ये मैं आपको पूरी आगे वीडियो में बताऊंगी। पर उससे पहले हम जानेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में। 2020 में तीसरी बार ये एजुकेशन पॉलिसी देश में लाई गई है। इससे पहले 2 बार और एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई गई है। 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार में एक बार एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई गई। उसके बाद 1986 में राजीव गांधी की सरकार में एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई गई। 1986 की पॉलिसी में 1992 में एक अमेंडमेंट किया गया। उसके बाद 34 साल बाद बीजेपी ने 2014 में अपने मैनिफेस्टो में न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कही। इसके बाद 2015 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए सरकार ने TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई। इस कमेटी ने सरकार को 2016 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद 2017 में इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 9 सदस्यों की एक और कमेटी बनाई गई, जिसे एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। इस कमेटी ने 2019 में एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक को यह ड्राफ्ट सौंपा। उसके बाद मिनिस्ट्री ने यह ड्राफ्ट पब्लिक किया। लोगों के ओपिनियन जानने के लिए 2 लाख से ज़्यादा ओपिनियन इस ड्राफ्ट को लेकर सरकार के पास आए, जिसके बाद 2020 में इस ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी गई। अब आते हैं 2020 की एजुकेशन पॉलिसी में क्या बदलाव किए गए हैं। पहले स्कूल की एजुकेशन की बात करते हैं कि स्कूल की एजुकेशन में क्या बदलाव किए गए हैं। स्कूल की एजुकेशन में जहां पहले 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा होती थी, अब वही वर्ष बढ़ाकर 18 वर्ष तक कर दिया गया है। अब 18 वर्ष तक बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देनी होगी, जिससे हायर एजुकेशन में जहाँ बच्चे कम पहुँचते हैं वहाँ उनकी संख्या बढ़ सकती है। वहाँ पर बच्चे ज़्यादा पहुँचेंगे हायर एजुकेशन में। जब 14 साल तक की एजुकेशन दी जाती थी तो बच्चे हायर एजुकेशन में कम पहुँचते थे। अभी जो एजुकेशन सिस्टम होता था वो 10+2 होता था, पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसे बदल कर दिया गया है 5+3+3+4। 5+3 में इसमें 5वीं तक की क्लास को रखा गया है और उनको एक तरह से ही एजुकेट किया जाएगा। इन्हें प्ले, डिस्कवरी, एक्टिविटी और अदर तरीके से एजुकेट किया जाएगा, जिसमें बच्चे बेसिक लर्निंग सीखें, बेसिक बुक्स रीडिंग सीख जाएं, न्यूमेरिक सीख जाएं। नेक्स्ट 3 में 6 to 8 क्लास तक के स्टूडेंट्स को रखा गया है। 6th क्लास में पहुंचने के बाद स्टूडेंट्स को सब्जेक्टिव इंट्रोडक्शन किया जाएगा, उनको सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, उनको मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। 6th क्लास में ही बच्चों को कोडिंग सिखाना स्टार्ट कर दिया जाएगा। जो ये हायर एजुकेशन में आने के बाद कोडिंग सीखते हैं बच्चे, उसमें 6th क्लास से ही उसको लागू कर दिया जाएगा। 6th क्लास में ही स्टूडेंट्स को वोकेशनल सब्जेक्ट्स पढ़ाने स्टार्ट कर दिए जाएंगे और उसी के साथ 6th क्लास से ही बच्चों को इंटर्नशिप्स पर भेजा जाएगा। इंटर्नशिप्स के लिए स्टूडेंट्स को लॉन्ड्री, इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स, कारपेंटर ऐसी शॉप्स पर भेजा जाएगा, ताकि स्टूडेंट्स लोकल क्राफ्ट ट्रेड क्या है यह जान सकें। लास्ट +4 पर जहां पहले 10+2 होता था, 10th क्लास के बाद स्टूडेंट्स को 11th और 12th में अपनी स्ट्रीम्स चुननी होती थी, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स। अब ऐसा नहीं होगा। +4 में 9th से 12th तक की एजुकेशन को रखा गया है और इसमें स्ट्रीम्स को हटा दिया गया है। बच्चे अपनी चॉइस से यहाँ पर अपने सब्जेक्ट्स चुन सकते हैं। कोई स्ट्रीम्स नहीं होगी। अगर कोई बच्चा साइंस के साथ फैशन डिज़ाइनिंग पढ़ना चाहता है, कोई साइंस के साथ पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना चाहता है, तो वह पढ़ सकता है। ऐसे कोई स्ट्रीम्स डिवाइड नहीं होगा। अपनी चॉइस से बच्चों को सब्जेक्ट्स चुनने की इंडिपेंडेंस यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर एक और बात कही गई है कि 5वीं तक क्षेत्रीय या मातृभाषा में पढ़ाया जाए, या जहाँ तक पॉसिबल हो वहाँ तक क्षेत्रीय या मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा। बोर्ड एग्ज़ाम्स के प्रेशर्स को कम करने की बात कही गई है। बोर्ड एग्ज़ाम्स को अब साल में 1 बार नहीं, साल में 2 बार कराया जा सकता है, ताकि कोई स्टूडेंट अगर पहली बार में बोर्ड एग्ज़ाम ना दे सका या पास नहीं हुआ या फिर किसी कारणवश नहीं दे सका, तो उसको दूसरी बार देने का चांस मिल सकता है। बोर्ड एग्ज़ाम्स को 2 भागों में बांटा जाएगा, ऑब्जेक्टिव और एक डिस्क्रिप्टिव। अब बोर्ड एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे जो स्टूडेंट्स की नॉलेज को टेस्ट करें।
जो उसके पास नॉलेज है, ऐसी एजुकेशन को हटा दिया गया है जहाँ पर रट्टा मार के स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने आते थे। तो रट्टा सिस्टम को वो हटा दिया गया है और बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे जो नॉलेज टू एप्लीकेशन होंगे। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो नॉलेज को अप्लाई करने की चीज़ें हैं उसका टेस्ट किया जाएगा। बोर्ड एग्जाम्स में रट्टा सिस्टम हटा दिया जाएगा कि आप रट के आते हैं एग्ज़ाम देते हैं, उस चीज़ों को हटाया जा रहा है। जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपकी नॉलेज काम आती है वो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आप पूछे जाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर की गई है बच्चों के रिपोर्ट कार्ड, जिसमें पहले सिर्फ उनके टीचर्स मार्क्स दिया करते थे उन्हें, अब उसको थोड़ा चेंज कर दिया गया है। उसमें एक कॉलम रखा गया है जिसमें जहाँ स्टूडेंट अपने आप को खुद मार्क्स देगा उस रिपोर्ट कार्ड में, और दूसरा कॉलम रखा गया है जहाँ उसका सहपाठी उसको मार्क्स देगा उसके रिपोर्ट कार्ड में, उसकी डेली स्किल्स को देखते हुए कि कैसे वो बिहेव करता है क्लास में, उस चीज़ को देखते हुए उसका सहपाठी एक कॉलम में उसको मार्क्स देगा, और तीसरा कॉलम उसके टीचर्स के लिए बनाया गया है जहाँ उसके टीचर्स उसको मार्क्स देंगे। तो इससे स्टूडेंट्स को ये पता चलेगा कि उसमें कितनी नॉलेज है, कितना स्किल्स है, जिसके हिसाब से वो अपने आप को मार्क्स देगा और उसको अपने बारे में पता चलेगा। ये सारे थे स्कूल एजुकेशन की बातें। अब चलते हैं हायर एजुकेशन की तरफ कि हायर एजुकेशन में क्या बदलाव किए गए हैं। तो वहाँ पहला पॉइंट है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट में बताया गया है अगर हम किसी 3 या 4 साल के कोर्स में एडमिशन लेते हैं और अगर हमें किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो कोर्स बीच में ही छोड़ना पड़ता है, फर्स्ट ईयर के बाद या सेकेंड ईयर के बाद ऐसे में छोड़ना पड़ता है किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से। तो पहले क्या होता था, अगर हम बीच में ही कोई कोर्स छोड़ देते थे और अगर दोबारा उसमें एडमिशन लेते थे तो हमें शुरू से वो कोर्स दोबारा स्टार्ट करना पड़ता था, या फिर हमें बीच में ही छोड़ने के बाद कोई डिग्री नहीं मिलती थी, या फिर कुछ पूरा करने के बाद ही डिग्री मिलती थी। पर अब इसमें चेंज किया गया है। इसमें क्या किया गया है, अगर हम फर्स्ट या सेकेंड ईयर में बीच में छोड़ देते हैं तो हमें फर्स्ट ईयर में अगर हमने छोड़ा है तो हमें एक क्रेडिट स्कोर मिल जाएगा, जिसकी वजह से अगर हम उसमें दोबारा से एडमिशन लेने आते हैं तो हमें फर्स्ट ईयर से दोबारा नहीं करना पड़ेगा, हम कंटिन्यू सेकेंड ईयर से कर सकते हैं। और अगर हमने 2 साल कर लिए हैं तो हमें एक डिप्लोमा मिल जाएगा, और अगर हम दोबारा से एडमिशन लेते हैं तो हमें थर्ड ईयर में दोबारा एडमिशन मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ की गई है ताकि अगर बीच में कोई स्टूडेंट किसी प्रॉब्लम की वजह से छोड़ देता है तो उसका पूरा साल वो बर्बाद नहीं होता है, वो कंटिन्यू कर सकता है कुछ साल का ब्रेक लेके। बीच में कुछ लिमिटेड टाइम दिया जाएगा जिसमें वो है दोबारा से एडमिशन लेके कंटिन्यू कर सकता है। एक और बहुत बड़ा बदलाव किया गया है डिग्री कोर्सेज में, जैसे 4 ईयर और 3 ईयर में बांट दिया गया है। अगर आप कोई डिग्री के बाद कोई जॉब करना चाहते हैं तो आप 3 साल की डिग्री लेकर जा सकते हैं, पर अगर आपको इस डिग्री के बाद कोई रिसर्च में जाना है तो आप 4 साल की डिग्री ले सकते हैं और उसके बाद 1 साल का मास्टर करके रिसर्च या पीएचडी में जा सकते हैं। इसमें से एमफिल को हटा दिया गया है, अब एमफिल करना नेसेसरी नहीं होगा। एक और चेंज किया गया है मल्टीपल डिसिप्लिनरी, मतलब सब्जेक्ट्स को चॉइस करने की आज़ादी स्टूडेंट्स को दी गई है। कोई भी स्ट्रीम्स नहीं रह गई है, जैसे आप फिजिक्स के साथ आपको केमिस्ट्री ही पढ़ना है, ये सब्जेक्ट्स आप लेते थे जो दिए जाते थे, एक 5 सब्जेक्ट्स का आपको एक लिस्ट दिया जाता था कि यही सब्जेक्ट लेने हैं, पर अब ऐसा नहीं है। अब इसको बदल दिया गया है कि आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री इन सब के साथ कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एज अ सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। जैसे फिज़िक्स के साथ आप म्यूज़िक ले सकते हैं, केमिस्ट्री के साथ आप डांस ले सकते हैं, या फिर किसी मैथ्स के साथ आप स्पोर्ट्स ले सकते हैं। ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलर्स को एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है और इन सब को चॉइस करने के स्टूडेंट्स को पूरी फ्रीडम है। आप किसी चीज़ के साथ, साइंस के सब्जेक्ट के साथ एज अ पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। तो इस चीज़ ये है एक मल्टीपल डिसिप्लिनरी बहुत अच्छा बदलाव सरकार की तरफ से किया गया है। मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज़ को हटाने की बात की गई है, जैसे यूजीसी, AICTC, NTE, इन सबको हटाकर एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी लाने की बात की गई है। केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय या फिर 3 यूनिवर्सिटी सबके शिक्षा के स्टैंडर्ड्स को सेम रखने की बात की गई है। ये नहीं है कि राज्य की यूनिवर्सिटीज़ में कुछ अलग पढ़ाया जा रहा है या केंद्रीय यूनिवर्सिटी में कुछ अलग पढ़ाया जा रहा है। इन सब की शिक्षा के स्टैंडर्ड्स को सेम रखा जाएगा कि सब जगह एक ही पढ़ाई हो। फीस पर यहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है सरकार ने कि फ़ीस जो प्राइवेट कॉलेजेस मनमानी फ़ीस वसूलते थे अब उस पर लगाम लगेगी। सरकार के द्वारा ही एक फ़ीस का तैयार किया जाएगा स्ट्रक्चर, और वही उसी तरह की फ़ीस प्राइवेट कॉलेज को भी
लेनी पड़ेगी। अब अपनी मनमर्जी से प्राइवेट कॉलेजेस फीस नहीं वसूल सकते हैं। जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने की बात कही गई है। जहां ये अभी तक 4.43% ही खर्च होता था, वहां इसे बढ़ाकर 6% करने की बात की गई है। वैसे ये वाली चीज़ 1968 में जो कोठारी कमीशन द्वारा इम्प्लीमेंट एजुकेशन पॉलिसी में किया गया था, उसमें भी की गई थी कि हमें एजुकेशन पॉलिसी पर अपनी एजुकेशन पर 6% खर्च करना पड़ेगा, तभी हमारे देश की शिक्षा अच्छी होगी, तभी हम एक डेवलप्ड कंट्री बन पाएंगे और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे, वरना हम शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रह जाएंगे। पर अभी तक किसी भी बजट में शिक्षा पर 6% खर्च करने की बात नहीं की गई है। पर अब सरकार ने कहा है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि शिक्षा पर 6% खर्च किया जाएगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने की बात की गई है, जो कि फंड करेगा रिसर्च करने वाले स्टूडेंट्स को, और यह सिर्फ साइंस के स्टूडेंट्स को फंड नहीं करेगा, सोशल साइंस के स्टूडेंट्स को भी फंड करेगा। यह रिसर्च की क्वालिटी को बढ़ाने और बेहतर बनाने के लिए यह नेशनल रिसर्च फाउंडेशन स्टार्ट किया जाएगा, ताकि हमारे देश में अच्छी रिसर्च हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रिसर्च में जुड़ सकें। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी की बात भी एजुकेशन पॉलिसी में की गई है कि स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकली स्किल्ड हों, टेक्निकल चीज़ें सीखें, एज अ टेक्निकली वह पढ़ने के लिए एज अ टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। तो स्टूडेंट्स, टीचर और स्कूल्स या फिर कॉलेजेस में ऐसे टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स भी दिए जाएंगे। पूरी डिजिटली इक्विपमेंट्स कॉलेजेस और स्कूल्स में भी लाने की बात की गई है, जिससे स्टूडेंट्स और टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा एज अ टेक्निकली और डिजिटली पढ़ने के लिए। तो ये थे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और मुख्य बिंदु कि क्या क्या चीज़ें बदलाव की गई है, क्या क्या नई चीज़ें लेकर आई गई है, शिक्षा व्यवस्था को किस तरह से बेहतर बनाने की कोशिश सरकार द्वारा की गई है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यवस्था की गई है। पर इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की भी ज़रूरत है स्कूल्स और कॉलेजेस में, ताकि यह सारी चीज़ें स्टूडेंट्स तक अच्छे तरीके से पहुंच सकें। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।